जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग है और इस फेज में आज 6 जिलों की 26 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। करीब 25 लाख वोटर 239 प्रत्याशियों के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। और आज जिन 6 जिलों में वोटिंग होगी उनमें कश्मीर और जम्मू डिवीजन के 3-3 जिले शामिल हैं। कश्मीर डिवीजन के 3 जिलों श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल की 15 सीटों पर आज मतदान होगा, जबकि जम्मू डिवीजन के 3 जिलों पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर आज ही वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए कुल 3,502 पोलिंग सेंटर्स बनाए हैं और इनमें से 1,056 शहरी इलाकों में है, जबकि 2,446 पोलिंग सेंटर्स ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा दूसरे चरण का। आगे बढ़ते हुए आपको देते हैं एक और बड़ी अपडेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के जम्मू में चुनावी सभा होगी और जम्मू में प्रबुद्ध लोगों से वो मुलाकात करेंगे। सोपोर में चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौरा राहुल गांधी का। कांग्रेस लीडर है, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। जम्मू में प्रबुद्ध लोगों से आज वो मुलाकात करेंगे और सोपोर में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर आज राहुल गांधी, और ये उनके कार्यक्रम जो हम आपको बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की बात करेंगे। अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनावी मोड में आ गए हैं। पीएम का आज हरियाणा चुनावी दौरा है और वो सोनीपत के गोहना में रैली करेंगे। 22 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी रैली सोनीपत के गोहना में। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए, यह कहना है कंगना रनौत का। किसान खुद तीनों कानून वापस लाने की मांग करें, यह भी कह रही हैं वो। और तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे, यह भी उनका कहना है। अपने भले के लिए किसान कानून वापस मांगे, बीजेपी सांसद है कंगना रनौत। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। बयान आपने देखा, कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी ने कंगना के बयान की निंदा की। बीजेपी ने इसे कंगना का निजी बयान बताया है और ऐसे बयान के लिए कंगना अधिकृत नहीं है, यह कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। बीजेपी ने कंगना के बयान की निंदा की है, कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और ये उनका निजी बयान बताया है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना रनौत के बयान पर घमासान मच गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। काले कानून फिर लाने की साजिश है, ये बात कही है कांग्रेस ने। हरियाणा में बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा, यह भी कांग्रेस पार्टी का कहना है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कंगना के बयान पर प्रधानमंत्री जवाब दें। सियासी घमासान कंगना रनौत के बयान पर बीजेपी ने किनारा किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि काले कानून को फिर से लाने की साजिश है ये बीजेपी की और हरियाणा में बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसका यह कहना है कि कंगना रनौत के बयान पर प्रधानमंत्री जवाब दें। उन्होंने कहा है तीनों कानून किसानों के फिर वापस आने चाहिए। वो
एक ऐसा खतरनाक बात उनकी जुबान पे आ गई जो शायद बीजेपी के मन में है। याद रखिए, जब तक कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, हम भाजपा आपकी ये काली इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। किसानों को बंधक अडानी के हाथों में नहीं बनने देंगे। दिन तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से बोल रही है। इधर हरियाणा में चुनाव न लड़ पाने से नाराज कांग्रेस की सांसद शैलजा से पिछले 3 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दूसरी मुलाकात की और शैलजा के जन्मदिन पर खड़गे शैलजा के घर पहुंचे, उन्हें केक खिलाया। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या 26 सितंबर से शैलजा चुनाव प्रचार में नजर आएंगी, क्योंकि उसी दिन से राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करने की शुरुआत करेंगे। राहुल की पहली रैली शैलजा के खेमे के उम्मीदवार के लिए होगी। बड़ी खबर, 3 दिन में दूसरी मुलाकात। ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पहुंचे, उन्हें केक खिलाया उनके जन्मदिन पर। क्या शैलजा सक्रिय होंगी? पिछले 3 दिनों में यह कांग्रेस अध्यक्ष की दूसरी मुलाकात है। तो हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के एक बयान ने चुनावी प्रचार की तपिश को बढ़ा दिया है। उन्होंने सीएम पद की दावेदारी को लेकर बिना लाग लपेट बात की। सुरजेवाला ने कहा कि सबकी इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने। सुरजेवाला ने खुद माना है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके साथ साथ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दावेदार हैं। हरियाणा में चुनावी प्रचार पूरी रफ्तार में है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तक कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन आज फिर सबकी निगाहें कांग्रेस पर जा टिकी, जहां मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी वाले पन्ने में एक और बयान जुड़ गया। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने मन की बात खुलकर कह डाली। अपने साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को भी सीएम पद का दावेदार बता डाला। साथ ही ये भी कह दिया कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। दरअसल सुरजेवाला के जिस बयान के बाद दावेदारी की नई रेस शुरू हुई है, वो एक सवाल के जवाब में आया। ये सवाल रणदीप सुरजेवाला से उनके बेटे आदित्य के एक बयान को लेकर पूछा गया था, जिसमें कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य ने पिता के मुख्यमंत्री बनने की चाहत जाहिर की थी। अब बेटे की बात पर पिता ने भी मुहर लगा दी है। एक दिन पहले ही कुमारी शैलजा भी दोहरा चुकी हैं कि मुख्यमंत्री के लिए पार्टी ने अब तक कोई चेहरा तय नहीं किया है। कोई चेहरा तय नहीं है, चेहरा बाद में तय है। चेहरा तो तय नहीं है, वो तो साफ हो गया। अब कांग्रेस में चल रही इस दावेदारी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये उनके घर की दुविधा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही। हरियाणा का हूँ मैं, टूटा नहीं। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रानिया विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। अब आपको कहना चाहता हूँ, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल बना दूंगा, हरियाणा में भी बिजली फ्री कर दूंगा। आप कहोगे कैसे बनाओगे, सरकार बन रही है क्या? मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। तो हरियाणा में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन किंग मेकर बनने का सपना केजरीवाल देख रहे हैं। केजरीवाल ने वीडियो उनका सामने आया है जिसमें वो आपको किंग मेकर बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किंग किसे बनाएंगे। दिल्ली में इस खाली कुर्सी के जरिए अरविंद केजरीवाल सत्ता के किंग बने हैं, तो अब पड़ोसी हरियाणा में किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं।
आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा के चुनाव पर पूरा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं और पार्टी को जिताने की अपील। सवाल ये, 90 सीटों वाली हरियाणा में क्या वाकई केजरीवाल किंग मेकर बनकर उभरेंगे? पहले किंग मेकर पर कांग्रेस क्या कह रही है वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हरियाणा में वो किंग मेकर की भूमिका में है। जहां दूर दूर तक उनको कोई आम आदमी को ढूंढते नहीं मिलते हैं, तो उनके बारे में क्या आप हरियाणा में सवाल पूछ रहे हैं? कोई मतलब नहीं इस बात का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कोशिश कांग्रेस से गठबंधन की थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और फिर आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कास्ट कॉम्बिनेशन को देखें तो केजरीवाल के प्रचार से ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और शहरों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस को अलग रखें तो आम आदमी पार्टी, INLD बीएसपी गठबंधन, जेजेपी ASP गठबंधन लगभग सभी सीटों पर मैदान में है। इनके अलावा कुछ सीटों पर निर्दलीय भी मजबूत हैं। ऐसे में अगर बहुमत का गणित गड़बड़ाया तो कोई शक नहीं कि छोटे दल बड़ा रोल प्ले करेंगे। 2019 में जब बहुमत का खेल फंस गया था, तब जेजेपी और निर्दलियों की बदौलत बीजेपी सत्ता में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर अब स्टार वॉर की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण और अभिनेता प्रकाश राज के बीच जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रकाश राज का कमेंट पवन कल्याण को नाराज कर गया। Extreme respect for you. Kani, when it comes to secularism, Prakash Raj Garu, it is a two-way, not one way. 20 सितंबर को पवन कल्याण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि हम सभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी, फिश ऑयल, पोर्क फैट और बीफ फैट मिलाए जाने की बात सामने आने से बेहद आहत हैं। तब की वाईसीपी सरकार की तरफ से गठित किए गए टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने हैं। हमारी सरकार हर संभव सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना का समय आ चुका है, जो पूरे भारत के मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर नजर रखे। इस ट्वीट पर अभिनेता प्रकाश राज ने तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा, प्रिय पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां के आप उप मुख्यमंत्री हैं। कृपया जांच कराएं, दोषियों को पकड़िए और सख्त एक्शन लीजिए। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों भड़का रहे हैं? देश में पहले से ही काफी सांप्रदायिक तनाव है। इसी बात पर पवन कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मजाक नहीं है, गहरी नाराजगी और दर्द है, इसे कभी मत भूलिए। सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। इस पर प्रकाश राज ने भी वीडियो जारी कर जवाब दिया। कहा कि पवन कल्याण जी ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है। Might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్లో ఉన్నాను. ఈ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. ఈ మధ్య మీకు వీలైతే నా ట్వీట్ని మళ్ళీ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. आगे बढ़ते हैं। रोटी में थूक और जूस में थूक और यूरिन, यूपी में अब ये सब बहुत हुआ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस थूक जेहाद के खिलाफ स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। यूपी में अब होटल और ढाबों में बहुत जल्द मालिक और मैनेजर के नाम लिखे दिखेंगे। सीसीटीवी लगाने का भी आदेश दे दिया गया है। रुक जा। तंदूर से निकलती रोटियों पर थूक, और मशीन से निकाले जाने वाले जूस में थूक। एक के बाद एक सामने आ रही ऐसी ही तस्वीरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाना विभत्स, ये सब मंजूर नहीं होगा। इसलिए अब पूरे यूपी में खाने पीने की दुकानों, होटलों
और ढाबों के लिए योगी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत होटलों और ढाबों के बाहर अब मालिक और मैनेजर को अपना नाम लगाना होगा। जो जीएसटीएन में नंबर है, सारी चीज़ें उसमें डिटेल होती है और ये केवल और केवल आम लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा और पुलिस फिर इन लोगों का दोहन करेगी, इनको प्रताड़ित करेगी। लेकिन इसके पहले रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जो खाना बिक रहा था या जो वहाँ पे हाइजीन नहीं था, साफ सफाई नहीं थी या कैमरे नहीं लगे थे, तो जिम्मेदारी भी तो सरकार की थी। खाने पीने की दुकानों और होटलों के लिए योगी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानों और ढाबों में बिकने वाली खाने पीने की चीजों की जांच होगी। कर्मचारियों और स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। शेफ हो या वेटर बिना मास्क और ग्लव्स लगाए काम नहीं करेंगे। सभी दुकानों और होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने भी जरूरी होंगे। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने की शिकायत मिली तो मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सितंबर के महीने में ही यूपी के 4 शहरों गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत और शामली से रोटी और जूस में थूकने के अलावा यूरिन मिलाने की घटना सामने आ चुकी है, जिसके बाद योगी सरकार ने ये कदम उठाया है। सवाल ये कि क्या इससे खान पान में गंदगी फैलाने वालों पर लगाम लगेगी? यूपी की बात हो गई, अब बात करते हैं बिहार की, जहां नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट की। इसमें उन्होंने बढ़ती उम्र, कद, इच्छा, क्षमता और भविष्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी इस कविता को नीतीश कुमार के खिलाफ तंज माना गया और इसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में हंगामा हो गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार के ताकतवर मंत्री अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर बढ़ती उम्र की बात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1.5 घंटे तक मुलाकात की और सीएम हाउस से बाहर चले गए। फिर क्या था? लालू की पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार की जेडीयू में उठता हुआ तूफान दिखाई देने लगा। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। जिस पिक्चर की बात आरजेडी कह रही है, उसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक चौधरी की एक कविता से। अशोक चौधरी ने पोस्ट किया, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो समझने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। सरकार का मंत्री सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटे और उस पर सियासत न हो, यह गैर मुमकिन था। मान लिया गया कि निशाने पर बढ़ती उम्र वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं बोलता। तकदीर में राजनीति से कोई पद पा सकता है, लेकिन सम्मान तो नीतीश कुमार जी नहीं पाए। और किसकी हिमाकत जनता दल यू के अंदर है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर देगा? उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। बताया गया है कि इस बीच अशोक चौधरी की कविता मुख्यमंत्री तक पहुंची। फिर अशोक चौधरी को सीएम हाउस बुलाया गया। 1.5 घंटे बाद निकले तो किसी से बात नहीं की। मामला बढ़ा तो सफाई देने आगे आना पड़ा। अच्छा लगा। वो मान के चल रहे हैं कि सर नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है ना। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट को गैर राजनीतिक बताया, उन बच्चों के लिए बताया जो माता पिता की बात नहीं सुनते। इसके बाद नीतीश कुमार के साथ तस्वीर वाली उनकी नई पोस्ट सोशल मीडिया पर तैरने लगी। लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। मेरा नेता, मेरा अभिमान। अशोक चौधरी के कमेंट पर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। 31 अगस्त को भूमिहारों पर नेगेटिव कमेंट के बाद उनकी नीरज कुमार से ठनी थी और उससे पहले वो ललन सिंह से भी टकरा चुके हैं। सवाल है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी बिगड़ी हुई बात संभल जाएगी या फिर जेडीयू की घरेलू राजनीति में कोई नया गुल खिलाएगी। और अब एक बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र के बदलापुर में हुए एनकाउंटर का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। पिता का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए उनके बेटे अक्षय की हत्या कर दी गई।
अक्षय के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की अर्जेंट सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले में अर्जेंट सुनवाई होगी। और इसी बीच में बदलापुर आरोपी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हो गई है। ज्यादा खून बहने से आरोपी की मौत हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सिर में गोली लगने का जिक्र किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुमरा पुलिस को सौंपी गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। मुंबई के जेज अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। 5 डॉक्टर्स की देखरेख में यह पोस्टमार्टम किया गया।